चलिए स्टार्ट करते हैं हम बात को अपनी। सबसे पहले बात करेंगे रोम्बिक सल्फर पे। अभी फिजिक्स की क्लास चल रही थी ना इससे पहले तुम लोगों की? जी सर। उसमें भी इतनी इतनी आवाम थी या कम थी? सो दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। स्टार्ट कर लेते हैं। कहा जाता है कि इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर, यानी कि ये सल्फर की सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। तीन जो फॉर्म्स हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक सल्फर, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म जो है वो यही फॉर्म हमारे पास कंसिडर की जाती है, रोम्बिक सल्फर। अच्छा, हम किसी भी चीज़ की बेटे जब स्टेबिलिटी को चेक करते हैं तो याद रखिए हम उसकी स्टेबिलिटी को देखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर्स पे। अगर हम किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि भाई ये स्टेबल है और उसके आगे के टेम्परेचर्स को मेंशन ना करें, तो ये बात हमेशा अपने जहन में रखिए कि हम उसकी स्टेबिलिटी का जिक्र कर रहे हैं नॉर्मल यानी कि ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर के ऊपर। बात समझ रहे हैं आप मेरी? प्रिपरेशन मैंने आपको समझा दी थी इसकी। मैं इन अ शॉर्ट वे आपको बस लिख रहा हूँ यहाँ पे जी इसका। सर, समझाई थी थोड़ी सी। कह रहे हैं इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एवापोरेशन ऑफ सल्फर इन द कार्बन डाइसल्फाइड। सल्फर मौजूद होता है कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CS2 के अंदर। वहां पर हम उस सॉल्यूशन को एवापोरेट करते हैं और उसके एवापोरेशन के बाद जब हम उसे फिल्टर आउट करते हैं तो हमारे पास येलो कलर का एक पाउडर जनरेट हो जाता है जिसे हम नाम देते हैं सल्फर का। क्या कहते हैं हम? सल्फर का नाम दे देते हैं। और वो सल्फर की कौन सी टाइप है? वो है रोम्बिक सल्फर। सर। जी बेटे। सर, जिस तरह कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, उनमें कुछ में मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है एक्सपेंसिवनेस में और रेयरिटी में, इन चीज़ों में। तो सल्फर के साथ भी इसी तरह होता है? नहीं, सल्फर के साथ इस तरह नहीं होता क्योंकि मटेरियल्स पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैटर करता है कि आप उस चीज़ को इस्तेमाल किस अंदाज में कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, डायमंड की अगर आप, जैसे आपने एग्जांपल दी मुझे इस वक्त, तो डायमंड की मैं मिसाल पे बात करूं तो डायमंड की ही एक फॉर्म है, सॉरी कार्बन की एक फॉर्म है डायमंड। बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि हम उसे एक्सपेंसिव चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। इट डजेंट मीन दैट कि उसकी एक्सपेंसिवनेस इसलिए नहीं है कि वो बहुत ख़ास है।
ख़ास हर चीज़ होती है और आम हर चीज़ होती है। ख़ास उसके इस्तेमालात बनाते हैं। इंसान भी कभी ख़ास और आम नहीं होता। इंसान का काम और इंसान के जो इस्तेमालात हैं वो उसे ख़ास या आम बनाते हैं। तो उस चीज़ पे मैटर करती है बात कि उस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ पे है। ग्रेफ़ाइट का इस्तेमाल जो है नॉर्मली पेंसिल्स के लिए और लुब्रिकेंट्स के लिए बहुत लो पर्पस चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसलिए। सल्फ़र की मैं अगर बात करूँ तो हम सल्फ़र के बहुत ज़्यादा इस्तेमालात इस तरीक़े से नहीं है कि एक बहुत ही कोई शाही इस्तेमाल हो और एक ही बहुत कोई फ़कीरी इस्तेमाल हो, ऐसा कुछ नहीं है। सल्फ़र एक नॉर्मल सी चीज़ है। 3 अलग-अलग जो फ़ॉर्म्स हैं, उन तीनों फ़ॉर्म्स में सबसे ज़्यादा कॉमन भी यही है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी यही फ़ॉर्म की जाती है आपकी सल्फ़र की। आप अक्सर अपनी केमिस्ट्री की लैब में देखते हैं डिबिया होती है, एक जो है वो जार होता है, उस पे लिखा होता है चमक पाउडर। देखी है किसने कभी? आपकी केमिकल लैब्स के अंदर एक बॉटल होती है, उस पे लिखा होता है चमक पाउडर। नो सर। तो वो जो खैर अगर नहीं देखी आपने अपने लैब में बॉटल्स वगैरह अगर आप ढूँढेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा क्योंकि कॉमनली जो दुकानों से मिलती है वो सल्फ़र चमक पाउडर के नाम से रख के बेची जाती है और फिर वो बेसिकली सल्फ़र होती है और वो होती है रोम्बिक सल्फ़र। नॉर्मली लैब्स में भी एज़ अ लैब रिएजेंट के तौर पे भी हम रोम्बिक सल्फ़र को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है? मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक सल्फ़र के अपने अलग जगहों पे दीगर इस्तेमालात हैं, लेकिन वो भी बहुत कोई कॉस्ट इफ़ेक्टिव या कॉस्ट डिफ़रेंस वाले नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई नेक्स्ट लेवल के उनके इस्तेमालात हों कि वो बहुत महँगी मिलती हो, नहीं। मैटर ये है कि वो चीज़ बनती अलग तरीक़े से है इसलिए वो थोड़ा-सा डिफ़रेंस रखती है। बात समझ रहे हैं? जी सर। ख़ैर ये सर हमने हाँ बेटा। सर जब हमारे पास सल्फर मतलब पाई जाती है हुँ। अर्थ क्रस्ट में, तो हम इसको बना क्यों रहे हैं? अभी 1 मिनट रुको मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं ज़रा हेडिंग डाल दूँ एक, फिर जवाब देता हूँ मैं इस बात का। अच्छा सवाल है ये। अच्छा, चलो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे। देखो, दुनिया में पानी बेहिसाब है। पानी बनाया भी जा सकता है, लेकिन पानी कोई नहीं बनाता क्योंकि पानी बनाना इंतहाई कॉस्टली है। बात समझ रहे हैं? पानी बनाने के ऊपर बहुत लेस कॉस्ट इफेक्टिव तरीकों पे तब सोचा जाएगा जब पानी दुनिया में ख़त्म हो चुका होगा। सही है? अच्छा दुनिया में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं ना, मैं अगर आपसे बात करूँ अमोनिया की, अमोनिया दुनिया में नॉर्मली पाई जाती है, नेचुरल सब्सटेंस है। सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाइट लेड की मैं बात करूँ आपसे एचसीएल की, वो तो इंसान के अंदर ही पाया जाता है। मैं बात करूँ आपसे सेलुलोस की, मैं बात करूँ आपसे प्रोटीन्स की, ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, कुदरती हैं। ये सब कुदरती तौर पे दुनिया में पाई जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब इनमें से सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दुनिया में जो पाई जाती हैं वो बहुत कम मिकदार में, लेकिन उनको दुनिया को उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। दुनिया में पाई जाती हैं लेकिन कम मिकदार में, तो उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड और अमोनिया है। दुनिया में नेचुरली तौर पे जितना पाया जाता है उससे आपकी पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नीड है ना अमोनिया की, नाइट्रिक एसिड की, ये पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए उसको प्रिपेयर किया जाता है। जैसे मैं रिलेट करूँ इसको, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिया है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके अंदर लिखा हुआ होगा कि भाई सबसे पहले दुनिया में कॉन्सेप्ट क्या था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि वो तमाम एक थ्योरी थी, जैसे आप क्या कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से या लिविंग बॉडी से हासिल किए जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं होते। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, 1824 का साल आया और उसमें होलर साहब ने जो है वो एक्सीडेंटली यूरिया प्रिपेयर कर लिया और उसके बाद चीज़ें बनना शुरू हो गई। कहानी ये है कि चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल में लाने के लिए, एक्सेस अमाउंट के अंदर हमारे पास मौजूद होने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनको प्रिपेयर कर लें, और इंसान दुनिया में हर चीज़ प्रिपेयर करने की कोशिश करता है। एज़ आई नो दैट कि हफ्सा तुम बायोलॉजी की स्टूडेंट हो, तो तुम्हें पता है कि इंसान पौधे भी जनरेट कर रहा है। वैसी है या गलत कह रहा हूँ मैं? अलग-अलग स्पीशीज़ पौधों की जनरेट की जा रही हैं, अलग-अलग जो है वो टाइप्स पौधों की कहेंगे, मेरे ख़्याल में स्पीशीज़ तो नहीं कहेंगे। इंसान वो जनरेट कर रहा है। जानवरों के अंदर अगर आप बात करें तो जानवरों के अंदर अलग-अलग स्पीशीज़ जनरेट की जा रही हैं जो कि कुदरती, आपके पास इस तरह का मामला नहीं था कि वो एक फ़िनोमेन एक तो सिंपल थिंग। क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर हो रहा है, मैं आप ये बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल उसी क्लोनिंग बात और पे टिश्यू लाने वाला कल्चर। हूँ आपको
कि हम क्लोनिंग की तरफ जा रहे हैं और इंसान की भी क्लोनिंग तक जा चुकी होगी दुनिया। ये अंडर कवर मामला है, हम नहीं जानते। हाँ, अलबत्ता हमें इतना पता है, जो वर्ल्ड वाइड दुनिया को पता है, कि एक भेड़ का बच्चा यानी कि एक बकरी का बच्चा जो है वो बनाया गया था 19s की दशक में। आपका जो 1980s 1990s का जो आरा गुजरा, इसमें बनाया गया था, जो कि तकरीबन 18 महीने जिंदा रह चुका और फिर मर गया था। तो क्लोनिंग की जा चुकी है। आप देखते हैं जो अंडे होते हैं, मुर्गी के जो अंडे होते हैं, वो अंडे नॉर्मली मुर्गी उस पर बैठेगी, उन अंडों को जो है वो सेकेगी, फिर उसके बाद उसमें से चूजा निकलेगा। अभी कौन इंतजार करेगा मुर्गी का? कौन मुर्गी को समझाए कि भाई तुम्हें अंडों पर बैठना है, इधर बैठो, ये सारा काम तुम्हारा है, सिस्टम तुम्हारा है, इस पे बैठो, काम करो, अभी हमें अंडों में से चूजे निकाल के दो। लेकिन वो सिस्टम को हम समझा नहीं पा रहे, तो हमने इंक्यूबेटर्स जो है वो यूज करना शुरू कर दिए। अब हमने उन मशीनों के जरिए क्या किया, हमने उन मशीनों के जरिए से अंडों को एक पर्टिकुलर अमाउंट में हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दी, जो ऐसा अंडों के लिए इस तरह का पर्पस बना, जैसे कि मुर्गी उस पर बैठकर अंडे को सेकती है, अपनी गरमाइश उसको देती है, ताकि अंडे के अंदर अल्लाह ताला की कुदरत से जो है वो एक सब्सटेंस जनरेट हो। इनफैक्ट मैं यहाँ तक बताऊँ, मैं एक जापानीज रिसर्च थी या पता नहीं चाइनीज़ थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, हालांकि वो दिखने में थोड़ा चाइनीज़ वाला मटेरियल ही था लोगों का। उन्होंने बिना अंडे, मतलब अंडे का छिलका उतार कर सिर्फ जो जर्दी थी, उस जर्दी को भी इंक्यूबेटर के अंदर रखा, तो फिर जो है वो उससे भी चूजा उन्होंने बना लिया। बात समझ रहे हैं? इंसान हमेशा कोशिश करता है आसानियों की। देखो याद रखो, इंसान ना हमेशा आराम तलब, आसान तलब, और इस तरह सा हो गया कि बिल्कुल उसको हिम्मत, मेहनत, कोशिश कुछ करनी ना पड़े, उसके बिना ही उसका सारा काम हो जाए। आप लोग देखते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो आ गई हैं, मतलब मैं मिसाल दूं आपको एक टेक्नोलॉजी की, मुझे बड़ी पसंद है। अब ये पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको नॉर्मल होने के लिए सबके लिए। आपको कमरे में आने के बाद लाइट का बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है उसको खोलने के लिए। आपने क्लैप करनी है और वो लाइट का बटन खुल जाएगा, या आपने एक साउंड जनरेट करना है, वो लाइट का बटन खुल जाएगा। सबने एलेक्सा के बारे में सुना हुआ होगा, ऐसी है? जी यस सर, सर, ये इसके बारे में सुना था। एलेक्सा एक डिवाइस है जो अमेजोन की प्रोडक्ट है। अमेजोन की प्रोडक्ट है। आप उसे अपने किसी भी मोबाइल से या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट कर लेते हैं, वो बहुत इजीली उसको सारी चीज़ों को संभाल लेती है। एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पूरा सिस्टम है। जितने लोगों ने मार्वल की मूवीज़ देखी हैं, जो आयरन मैन को जानते हैं, उनको पता है जारविस क्या है। तो वो इसी तरह की सारी यस। चीज़ें हैं जो इंसान अपनी आसानी के लिए जनरेट करता है, कुदरती नहीं है। हम अगर कुदरती पाई भी जा रही हैं तो कम पाई जा रही हैं, हमने उसे बनाया और बनाया ताकि हम और ज़्यादा बेहतरी ला सकें। बात समझ में आती है भाई? तो ये हर सब्सटेंस के लिए, जो भी सब्सटेंस दुनिया में बन रहा है। मैं एक छोटी सी मिसाल हमेशा देता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझाते हुए। खैर मैं ऑर्गेनिक पढ़ा नहीं रहा, सो जुल्फ़िकार पढ़ा रहे हैं, उन्होंने खैर मुझसे अच्छा ही पढ़ाया होगा, लेकिन फिर भी बात यह है, मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूँ कि हम नॉर्मली देखते हैं गाय का दूध होता है, जो हम लोग अक्सर बेशतर चाय में इस्तेमाल करते हैं, दूध पीते हैं गाय का, तो यही होता है ना, गाय का दूध होता है। लेकिन नीडो वाले भी तो एक दूध दे रहे हैं, वो पाउडर्ड मिल्क है। तो कोई गाय ऐसी है दुनिया में जो पाउडर्ड मिल्क देती है? आप में से किसी की जान पहचान में ऐसे कोई लोग हैं जिनके पास ऐसी गाय हो जो पाउडर्ड मिल्क देती हो? नो सर। अफान, तुम्हारी जान नो पहचान में भी नहीं है भाई? सर, नहीं है। किसी की जान पहचान में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसके पास एक ऐसी गाय या भैंस हो, या ऐसी बकरी हो या ऊँटनी अगर ऐसी हो जो पाउडर्ड मिल्क दे दे। तो ये पाउडर्ड मिल्क कहाँ से आ रहा है? ये उस मिल्क को कंपैटिबल करने के लिए, मान के उस मिल्क की कंपटीशन में हमने जो है वो एक और मिल्क इस्तेमाल करा कि भाई वो वाला दूध खराब हो जाएगा और बाहर नहीं रख सकते। फनकानी अलग अलग तरह की बातें हमने उसमें जोड़ जाड़ के एक प्रोडक्ट जनरेट कर ली, जो कि नॉर्मली वो कंपाउंड मिल्क वाला ही है, जो मिल्क का एक कंपाउंड है, वही कंपाउंड हमारे पास है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो वो हमने जनरेट करा अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। बात यहाँ तक आप मेरी समझते हैं? जरा कुछ प्रॉपर्टीज के पॉइंट्स हैं, लिख लीजिए। स्टार्ट करूं मैं? लिख लो। इट इज अ पेल येलो सॉलिड। इट इज अ पेल येलो solid found in nature. It is a pale yellow solid found in
नेचर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखो सल्फर की कोई भी फॉर्म हो पानी में कभी सॉल्युबल नहीं होती, ये बात याद रखना। तो तीनों के अंदर ये वाली बात तो बिल्कुल कॉमन आ जाएगी। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर it is insoluble in water but dissolved in CS2 यानी कि कार्बन डाई सल्फाइड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इट इज अ नॉन कंडक्टर। इट इज आपने कोई भी तो कंपाउंड बताया था H2S। हाँ सल्फर अपने ही कंपाउंड, सल्फर अपने ही कंपाउंड्स में डिसॉल्व हो जाता है, अपने ही कंपाउंड्स में। कह रहे हैं इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ। सर जी बेटे। अपने कंपाउंड्स में क्यों होता है? देखो नेचर्स है ना, चीज़ों के नेचर्स हैं। मतलब मैं नेचर्स में ऐसे समझाऊं कि एक छोटा सा सवाल है, आप मुझे उस सवाल का जवाब दीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नेचर किसे कहते हैं। कार्बन को हमने जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट विल वी गेट? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों नहीं? क्या वजह है? कार्बन ऑक्सीजन तो पेयर में होती है ना ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तब भी ऑक्सीजन पेयर में ही होती है मेरे बेटे। ये नेचर है, ये कुदरत है। कुछ चीज़ों की कुदरत होती है कि वो कुछ कांस्टेंट चीज़ें ही जनरेट करती हैं। जैसे मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताऊं, मुझसे एक सवाल हुआ एक दफ़ा कि सर आप हमेशा ये बात कहते हैं कि हर एलिमेंट को अपना लास्ट शेल मुकम्मल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स दरकार है। ऐसे ही होता है या गलत कह रहा हूँ मैं? जी सर ऐसे ही होता है। which we have to say as the octet rule। लेकिन सर ग्रुप नंबर कह रहा हूँ, जो ब्लॉक डी है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, अगर मैं उनमें बात करूँ, किसी भी एक एलिमेंट को ले लें, मिसाल के तौर पे हम जो है वो कॉपर को ले लें, तो कॉपर का जो लास्ट सबशेल है वो है आपके पास 4s, ऐसे 4s1। तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे तो कॉपर कंप्लीट हो जाएगा क्या? नहीं, कॉपर तो तब भी कंप्लीट नहीं होगा। तो सर आपने तो कहा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ तो आप कह रहे हैं कि कॉपर कंप्लीट नहीं होगा। अगर लास्ट सेल की मैं बात करूँ तो लास्ट सेल इनका कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स पे होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिसाल के तौर पे KLMN की, अगर हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकल अंदाज में देखें, KLMN, के कितने पे कंप्लीट होता है? 2 L कितने पे होता है? 8 M कितने पे हो जाएगा? 18 ये कितने पे हो जाएगा? 32 यही है ना? तो सर आपने कहा कि पहला शेल मुकम्मल होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स पे। सर हमने आंख बंद करके आपकी बात मान ली। सर दूसरा शेल मुकम्मल होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स पे, चलें सर आपकी बात ये भी मान ली। तीसरा शेल मुकम्मल होता है 18, चौथा मुकम्मल होता है आपके पास 32। इसका मतलब ये है 1s वाले, ये हैं आपके पास 2 वाले सेकंड पीरियड, ये है आपके पास थर्ड पीरियड, ये है आपके पास फोर्थ पीरियड। मैं थर्ड पीरियड के एक एलिमेंट उठा लूं जो कि है सोडियम, या सोडियम नहीं, हम हम फोर्थ पीरियड से कोई एलिमेंट उठा लेते हैं, पोटेशियम। तो पोटेशियम के अंदर कितने शेल्स हैं मुझे बताओ? पोटेशियम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 4 शेल 4 शेल्स हैं। तो चौथा शेल मुकम्मल कितने पे होना चाहिए? लेकिन हम तो सर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल को मुकम्मल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? 8। आप में से किसी ने कभी सवाल नहीं किया, लेकिन मुझसे एक जगह सवाल हुआ कि सर ऐसा क्यों है। आपने एक जगह ये बात कही कि KLMN जो होते हैं इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल होने के लिए होता है, और हम कहते हैं कि भाई लास्ट शेल मुकम्मल हर एलिमेंट को अपना करना है, उसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमने कहानी पढ़ी है ना, ये वाली सारी कहानियाँ मैंने नहीं पढ़ाई, मैंने सुनाई है ना ये सारी कहानियाँ
कि भाई हर एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, इसके पास 7 हैं तो इसे कितने चाहिए, इसके बाद 5 है तो इसे कितने, ऐसा सब बताया या नहीं बताया मैंने आपको जब हम चैप्टर नंबर 1 पर जी थे? सर बताया है। मैंने ये सब बातें बताई, तो क्या मैंने गलत बता दिया? नहीं। तो सर क्या नहीं सर। आप गलत बता रहे हैं? नहीं, मैं तो दोनों दफा पे सही बता रहा हूँ आपको। उस वक्त क्या था, देखो हमारे पास एक रूल था पहले, जिसे हम नाम देते थे ऑक्टेट रूल, जिसके हिसाब से एलिमेंट्स को देखा जाता था कि इनके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएं तो हम समझ लेंगे कि ये मुकम्मल हो गए। लेकिन अब पता है क्या है, अब एक रूल है जिसमें कहा जाता है कि एलिमेंट का लास्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, एलिमेंट का लास्ट शेल मुकम्मल हो जाए तो फिर उसके अंदर स्टेबिलिटी वाली बात आती है। लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली बात नहीं आती, लास्ट शेल कंप्लीट हो जाए तो फिर उसकी बात कंप्लीट की जाती है कि हाँ भाई ये शेल कंप्लीट है, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली बात को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन सर इंटर तक तो हम यही पढ़ते हैं, हाँ तो इंटर तक आप यही पढ़ेंगे। इंटर के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो फिर आपको बताया जाएगा कि ऐसा कोई सीन नहीं होता, 8 के ऊपर कहानी रुकती नहीं है, 8 से कहानी आगे जाती है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। कोई ऐसा जिसको मेरी बात समझ में नहीं आई? सर लेकिन आखिरी सेल में तो 8 ही आएंगे ना। ये भाई ये तुम लोगों ने याद रखना है, देख रहे हो? तो मुझे क्या जवाब दिया मेरे बच्चे ने कि सर आखिरी शेल में तो 8 ही आएंगे ना, क्योंकि हमारी नस नस में जो बात भर दी गई है वो यही है कि हमारा लास्ट शेल मुकम्मल होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स पे। लास्ट शेल मुकम्मल होता है कितने पे? 8 इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा लास्ट शेल मुकम्मल होता है। मेरे बेटे लास्ट शेल मुकम्मल नहीं होता, लास्ट शेल की जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसकी बात की जाती है। बात समझ में आ रही है? हम सिर्फ ये मानते हैं कि जहां तक इलेक्ट्रॉन्स आए, मिसाल के तौर पे 4p तक आ गए और 4p में फॉर एग्जांपल 2 आ गए, तो अब इसको कितने चाहिए अपने लास्ट शेल को मुकम्मल करने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। बेटा ये तो लास्ट सब शेल मुकम्मल हो रहा है ना मेरा बेटा, लास्ट शेल तो पूरा मुकम्मल नहीं हो रहा ना। एंड इफ आई एम सेइंग दैट द चौथा शेल है तो इसका मतलब चौथे शेल को मुकम्मल होने के लिए तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 32 थोड़ी हुए हैं, चौथे शेल के अंदर तो s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है और f भी होता है। बात समझ में आई मेरी? हर चीज का एक जाती डिफरेंट नेचर होता है, उस नेचर के हिसाब से हमें चीजों को जज करना पड़ता है। कार्बन का अपना सल्फर का नेचर ये है कि वो वाटर में सॉल्युबल है ही नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलैरिटी नहीं दिखाती वाटर के साथ ना, तो इस वजह से वो अपने ही कंपाउंड्स में डिसॉल्व होता है। नेचर एक बहुत बड़ी अहम चीज़ है जिसके अंदर हम चीज़ों को देखते हैं कि यार ये चीज़, मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ, मैंने शायद ये एग्जाम्पल पहले भी दी हो आपको या नहीं दी शायद। हम अक्सर अपने ख़ानदान में बहुत सारे लोगों से सलाम अलैक करते हैं और उसके बाद उनसे बात नहीं करते। मतलब आप किसी शादी ब्याह में मौजूद हैं तो आप वहाँ पे, आपके बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं, आप वहाँ जाते हैं और आप उनसे, हैं तो रिश्तेदार ना, ख़ानदान वाले हैं, मतलब सगे या जो भी हिसाब किताब है दूर परे के, लेकिन रिश्तेदार तो हैं। लेकिन आप उनसे मिले, आपने सलाम अलैक की और फिर आपने जो है वो उनसे आगे बातचीत नहीं की, आप जाके कोने में बैठ गए खामोशी से। लेकिन जहां आपका एक कज़न आया जो आपसे उम्र में बड़ा है या उम्र में छोटा है, जिससे आप जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं, आप उसके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ है नेचर्स की वजह से कि आपकी उनके साथ सिमिलैरिटीज़ हैं, उनके साथ सिमिलैरिटीज़ नहीं है, इसी वजह से आप उनके साथ मिक्स हो पाते हैं और उनके साथ मिक्स हो नहीं पाते। बात समझ में आती है? सर आपने ये एग्जांपल पहले भी दी थी। समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भाई हफ्सा, या नहीं आई अभी भी? जी सर आ गई। चलो आगे सर चलते फिर हैं। नोबेल गैसेस तो फिर रिएक्ट क्यों नहीं करती? नोबल गैसेस रिएक्ट इसलिए नहीं करती, हम उनमें सिर्फ ये कंसिडर कर लेते हैं भैया कि उन्हें रिएक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि ये वाली बात भी जो है वो हम अब जाके ये देखते हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे मिल जाते हैं जिसमें हम नोबल गैसेस को पाया जा रहे होते हैं, नोबल गैसेस मिल रही होती हैं, लेकिन नोबल गैसेस को हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि यार ये चीज़ पाई नहीं जाएगी, मतलब किसी के साथ मिलेगी नहीं। जब मिलेगी नहीं तो फिर हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि भाई इसका कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। सिंपल फिनोमेना हमारे पास ये है। होती उसमें भी 32 की गुंजाइश है? हाँ मेरा बेटा, उसमें गुंजाइश भी मतलब 8 से ज्यादा होती है ना, हाँ मतलब फिर बात वही है, बात वही है। मैं आपको ऐसे समझाऊं कि हम ये कहते हैं ना कि भाई
नोबल गैसेस कंपाउंड्स नहीं बनाती, नोबल गैसेस किसी के साथ मिलती नहीं है। तो नोबल गैसेस मिलती हैं लेकिन वो इतना रेयर हम कंसिडर करते हैं उन चीज़ों को कि हम कह ही नहीं पाते कि हाँ यार ये कंपाउंड भी है। जैसे मिसाल के तौर पे एक सब्सटेंस हमारे पास पाया जाता है, नियॉन अक्सर चीज़ों में मिलकर हमें पाया जाता है, और जीनॉन सबसे कॉमन होता है। जीनॉन जो हमारी एक नोबल गैस है सबसे कॉमन है, जो एक फ्लोराइड बनाती है। जीनॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ मिलकर एक फ्लोराइड बनाती है, वो एक नोबल गैस का कंपाउंड है। रेयर है, बहुत कम पाया जाता है, लेकिन पाया तो जाता है ना। देखो जो चीज़ें रेयर होती हैं ना उनको हम कंसिडरेशन में उनकी रेयरिटी के ऊपर बेस करते हुए लेके चलते हैं। जितनी रेयर है उसको उतना नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जितनी रेयर है उसको उतना नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, और जितनी कॉमनली पाई जा रही है उसको उतना जो है वो सराहा जाता है, उतना माना जाता है, उतना देखा जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि जी नोबल सर। गैसेस कंपाउंड नहीं बनाती, ये हम सिर्फ पढ़ाने के लिए 9th का बच्चा, फर्स्ट ईयर का बच्चा, सेकेंड ईयर का बच्चा, उसे कहते हैं कि हाँ भाई नोबल गैसेस कंपाउंड नहीं बनाती, लेकिन नोबल गैसेस कंपाउंड्स बनाती हैं। बात समझ रहे हैं? रेयर है लेकिन होते हैं, रेयर है होते हैं लेकिन होते हैं। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हम लोगों ने, मुझे जरा बता दे कोई। इट इज अ It is a non-conductor. नॉन सर कंडक्ट कन्वर्टर वाला कंप्लीट नहीं हुआ। इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज its melting point is 122.8. Its melting point is 122.8. कोई एक बच्चा जरा प्रॉपर्टीज को रिपीट कर दे जरा जल्दी से। सारी प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ दो भाई। ओके सर। It is a pale yellow solid found in nature. सही है। It और is insoluble in water but dissolved in CS2. that's It good. is a non-conductor of heat and electricity. Its melting point is 122.8. That's good. हमारे पास ये सारी इसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थी रोम्बिक सल्फर की। अब ज़रा हम चलते हैं आगे कहानी में, और हमारे पास आगे कहानी में इसके स्ट्रक्चर के ऊपर खासी बात की जा रही है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर नॉर्मली एक, चलो ये पॉइंट भी लिख लो, इट हैज़ अ octahedral structure. It has a octahedral structure. It has a octahedral structure. इसको ऊपर ही ले जाते हैं ताकि आपको शेप ज़रा सही अंदाज में ये डिमॉन्स्ट्रेट हो जाएगा। देखो ये एक मैं इसको ऐसे समझाऊं ये किस अंदाज में, मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको। एक इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से बनेगी कि ये एक नॉब ऊपर है और इससे ये चार आपकी साइड्स निकल रही हैं जो इन चार कॉर्नर से अटैच हैं, और फिर उसके बाद यही चारों कॉर्नर जो हैं वो नीचे वाले एक सल्फर के एटम से अटैच हैं। टोटल इसके अंदर जो, अगर हम बात करें इसके क्रिस्टल की या हम इसके मॉलिक्यूल की बात करें कि जो S8 का एक पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल हमारे पास पाया जाता है, उसके अंदर S8 होते हैं। कितने होते हैं? S8। 8 मेंबर्स होते हैं, जो 8 मेंबर्स को अगर हम दो अलग अलग अंदाज में देख पाते हैं तो वो 8 मेंबर्स एक दूसरे के साथ रिंग्स की शेप में जुड़े होते हैं। ये सब सल्फर होते हैं, जो 8 सल्फर्स एक दूसरे के साथ एक रिंग के शेप में जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, अब इस 8
S8 का जो मॉलिक्यूल होता है इससे एक पकर्ड रिंग बनता है। कैसा रिंग बनता है? एक पकर्ड रिंग हमारे पास बनकर तैयार हो रहा होता है। एक इस तरह का रिंग बनकर हमारे पास तैयार होता है। रिंग से मुराद अंगूठी है और पकड़ रिंग का मतलब है जिसके एजेस निकले हुए होते हैं। ये हमारे पास बनकर एक रिंग तैयार होता है। अब इस पकड़ रिंग के अंदर 4 सल्फर एटम्स जो है ना वो कोप्लेन होते हैं, यानी कि एक ही प्लेन के ऊपर लाए कर रहे होते हैं, और 4 सल्फर एटम्स होते हैं जो वो एक अलग अलग प्लेन्स के ऊपर लाए कर रहे होते हैं। अलग अलग प्लेन्स के ऊपर 4 सल्फर एटम्स लाए करते हैं और एक प्लेन के ऊपर 4 सल्फर एटम्स, तो टोटल मिलाकर आपका बन जाता है 8। कितने बन जाते हैं टोटल मिला के? 8 सल्फर एटम्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर चुके होते हैं। दो बातें जो हमें याद रखने की बड़ी अहम है कि सल्फर से सल्फर के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो है 2.12 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग है, और सल्फर से सल्फर के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो है 105 डिग्री। ये दो बातें हमें ख़ास अहम जहन में रखनी है कि सल्फ़र से सल्फ़र के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ बनेगी वो 2.12 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग बनेगी, और जो सल्फ़र से सल्फ़र के दरमियान बॉन्ड एंगल होगा वो कमोबेश 105 डिग्री का होगा एंगल। बात समझ में आती है यहाँ तक? बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई? सर ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया ये एक्सप्लेन कर दें। कौन सा वाला? ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है ना जो आपने फर्स्ट बनाया था, देखो होता ये क्या वाला। है, ये यहाँ पे होता क्या है मैं समझाऊं। S8 यानी कि 8 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये S8 एक हमने शेप दिखाया कि भैया 8 जुड़े हुए होते हैं इस तरह से आपस में। वो 8 जुड़कर एक इस तरह का रिंग शेप स्ट्रक्चर्स बनाते जा रहे होते हैं, रिंग शेप स्ट्रक्चर्स बनाते जा रहे होते हैं। और ये रिंग होता है पकड़ रिंग, जिसके अंदर 4 सल्फर जो है ना कोप्लेनर यानी कि एक ही प्लेन पर पड़ते हैं, और 4 सल्फर्स अलग अलग प्लेन के ऊपर पड़ रहे होते हैं ऊपर नीचे करके। सही है। अच्छा, अब ये जब सारे मिल जाते हैं आपस में तो इसका जो एक यूनिट सेल बनता है वो बनता है 16 रिंग्स का। कितने रिंग्स का बनता है? 16 रिंग्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जिनके दरमियान एक वेंडर वॉल्स फोर्सेस का नाम आपने सुना होगा हमेशा, जिन्हें आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। वो वेंडर वॉल्स फोर्सेस के मॉलिक्यूल्स आपस वेंडर वॉल्स फोर्सेस के तहत ये सारे 16 रिंग्स आपस में जुड़ते हैं और एक क्रिस्टल तैयार करते हैं, एक यूनिट सेल तैयार करते हैं। और यूनिट सेल एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ते जाते हैं, तब जाकर आपका एक क्रिस्टल तैयार होता है। क्रिस्टल की फॉर्मेशन यही है ना। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 था, सॉलिड्स की एंडिंग थी। आपको पढ़ाया गया कि सबसे पहले यूनिट सेल बनता है। यूनिट सेल के अंदर हमारे पास अगर किसी पर्टिकुलर एटम का बन रहा है तो उस एटम की अरेंजमेंट होती है, और पर्टिकुलर अरेंजमेंट के बाद जब वो पर्टिकुलर अरेंज हो जाता है एग्जैक्ट अपनी पोजीशंस के ऊपर, तो उससे बनता है एक यूनिट सेल जो 3 डायमेंशनल होता है। वो यूनिट सेल्स तीनों डायमेंशंस के अंदर जुड़ते जाते हैं और फिर जाकर एक क्रिस्टल तैयार होता है। आओ सुनो, इसके अंदर एटम नहीं है, इसके अंदर बेसिकली एक एसिड का मॉलिक्यूल है। सही है। ये एसिड का मॉलिक्यूल अरेंज किस तरह से हुआ होता है? एक पकड़ रिंग की तरह अरेंज हुआ होता है। अब ये पकड़ रिंग है, ये पकड़ रिंग 16 रिंग्स मिलते हैं। कितने टोटल? 16 रिंग्स आपस में मिलते हैं, तब जाकर इसका यूनिट सेल बनता है। क्या बनता है इसका? एसिड मॉलिक्यूल था, उस एसिड मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसी होगी? एक पकड़ रिंग की तरह उसकी अरेंजमेंट होगी। अब उस अरेंजमेंट के अंदर क्या आपको मिलने का देखने को कि ये जो रिंग बनेगा इस तरह के 16 रिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, तब जाकर उसका यूनिट सेल बनेगा। यूनिट सेल बनने के बाद फिर आपके पास क्रिस्टल बनकर तैयार होगा जो कि कुछ इस शेप का नजर आएगा, ऑक्टाहेड्रल शेप का। बात समझ रहे हैं? ये तीनों डायग्राम्स एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टिविटी में है, यानी कि पहले एक चीज है, फिर उसके बाद दूसरी चीज है, फिर तीसरी, फिर इस तरह से हमने कहानी को देखा कि S8 मॉलिक्यूल थे, उन्होंने मिलकर पकड़ रिंग बनाया, 16 पकड़ रिंग में बने, उससे फिर यूनिट सेल बना, और यूनिट सेल से फिर जो स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हुआ वो कुछ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हमारे पास बनकर तैयार हो गया। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। मोनोक्लिनिक सल्फर की जानिब चलते हैं, जरा हेडिंग डाल दो। सर हाँ बेटा बोलो। कभी कभार सल्फर 4 से ज्यादा भी बॉन्ड बना लेता है, वो क्यों होता है? सल्फर कितने से ज्यादा बना लेता है? 4 से ज्यादा बॉन्ड। 4 से ज्यादा बॉन्ड? मुझे बताओ जरा, कंपाउंड बताओ। सर H2SO4। H2SO4 नहीं, नहीं,
तुम वो O4 की बात कर रहे हो ना, इसकी बात कर रहे हो ना, सल्फेट जो होता है इसके साथ जुड़ा हुआ है H2। बेटा ये H2 एक अलग चीज है, SO4 एक अलग चीज है। बात समझ रहे? सबसे पहली बात, ये जो SO4 है ये पूरा एक कंप्लीट आयन है। इस आयन में डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। यहाँ ये सल्फर 4 ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, बेसिकली ये एक आयन बनता है, ये कंपाइल्ड चीज है। कभी भी SO4 आपको अकेला नहीं मिलेगा, SO3 मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? SO3 मिल जाएगा, SO2 मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाएगी। SO4 सेपरेट नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक आयन है। आयन भी टूटता है, आयन भी आपके पास टूटता है। मैं याद दिलाऊं आपको, आपके फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स होंगे, सबने फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल्स किए थे? यस सर। जी सर। आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा, मेरे नाम नंबर तो खैर मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, मुबारक नाज के अंदर शायद वो 5वां या 6ठा प्रैक्टिकल है, रिडॉक्स रिएक्शन वाला, याद है? रिडॉक्स रिएक्शन का प्रैक्टिकल था जिसमें आपने जो है वो KMNO4 यूज किया था इन अ ब्यूरेट, ऐसी है? प्रैक्टिकल्स याद किए थे या बस एमी? यस सर, टाइट्रेशन जी सर, याद आ गया। तो वो KMNO4 का जब आपने प्रैक्टिकल बनाया होगा, जो जर्नल आपने बनाया था, अगर पढ़ा हो निकाल के अभी देखिएगा, उस जर्नल के अंदर आपने KMNO4 की डिकम्पोजिशन दिखाई थी। के तो पोटेशियम है, यानी कि पोटेशियम के ऊपर अपने तौर पे ज़ाती जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, +1 का, और उसके साथ जो MnO4 जुड़ा हुआ है, MnO4 का जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज होगा आपके पास? अगर पोटेशियम +1 है तो फिर Mn के ऊपर चार्ज क्या होगा? -1 था। वो -1 होगा। तो -1 का मतलब MnO4 पे कंप्लीट MnO4 के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है? वो है आपके पास मेरा बेटा -1। लेकिन उसके अंदर अगर हम मैग्नीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम अगर मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज आपके पास कौन से ग्रुप में पाया जाता है? बताओ। ग्रुप नंबर 2A तो नहीं है? हैं? ग्रुप नंबर 2A में तो नहीं पाया जाता, बताओ। मैग्नीज कौन से ग्रुप में पाया जाता है भाई? अच्छा मुझे ये बता दो, फैमिली A का है, फैमिली B का है, ये बता दो मैग्नीज। अल्लाह के वली।